हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे संगम एज के बारे में। संगम एज में 3 डायनेस्टी ने रूल किया था, पांड्याज, चोलाज एंड चेराज। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पांड्याज के बारे में। उनका कैपिटल था मदुराई और उनका एम्बलम था फिश। फर्स्ट मेंशन बाय मेगास्थन। मेगास्थन कौन थे? एक ग्रीक स्कॉलर थे। उन्होंने फर्स्ट मेंशन किया था पांड्याज के बारे में। हु सेज दैट देयर किंगडम वाज फेमस फॉर पर्ल्स। पांड्याज का किंगडम फेमस था फॉल के लिए, और एक बार उसमें पांड्याज में एक ओमैन ने रूल किया था, तो इसलिए वो फेमस था। द पांड्या किंग्स प्रॉफिटेड फ्रॉम ट्रेड विथ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के साथ पांड्याज का उनका ट्रेड चलता था। द टाइम द रोमन एम्पर वाज अगस्टस। कब था ये? इन 26 BC में। और उनका पांड्याज वहाँ पे एक बेंगी रिवर था, एक रिवर था, उसको बेंगी रिवर के नाम से जाना जाता था। उसको पांड्याज अपने लाइफलाइन मानते थे उसको। फिर हम जानेंगे चोला डायनेस्टी के बारे में। द किंगडम वाज कॉल्ड चोला मंडलम और कोरोमंडल। उनका चीफ सेंटर था उरेयर। उरेयर फेमस था, ये प्लेस फेमस फॉर कॉटन ट्रेडिंग वहाँ पे होता था। और उनका कैपिटल था काबेरीपट्टनम, और इसे पुहार भी बोलते थे। और उनका एम्बलम था टाइगर। पांड्याज का एम्बलम क्या था? फिश था। और चोला का एम्बलम था टाइगर। ये चोला किंग नेम्ड एलरा। एलरा किंग का नाम था। उन्होंने श्रीलंका को कॉन्कर किया था और वहाँ पे 50 साल रूल किया था। और उनके और एक फेमस किंग थे कारिकल। और चोला डायनेस्टी, उनका चोला किंगडम के टाइम में, उन चोला डायनेस्टी के टाइम पे वहाँ पे उनका मेन सोर्स ऑफ वेल्थ था ट्रेडिंग ऑफ कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ की ट्रेडिंग ज़्यादा होता था। और उनका एक एफिशिएंट नेवी भी था। फिर आए चेराज। चेराज डायनेस्टी, उनका कैपिटल कहाँ पे था? बंजी। बंजी उसे केरला कंट्री भी बोलते थे उस टाइम में, उसको बंजी बोलते थे उसको। उनका रॉयल एम्बलम था बो। दे ओड देयर इम्पोर्टेंस। उनका ट्रेडिंग भी रोमान के साथ चलता था उस टाइम। द रोमान्स सेटअप 2 रेजिमेंट्स यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था उनके चेराज के टाइम पे। इंडिया में उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। एंड दे फॉट अगेंस्ट द चोलाज अबाउट 150 सी तक। उन्होंने उस टाइम उन्होंने चोला के अगेंस्ट उनके साथ युद्ध किया था, फिर उन्होंने कंक्योर किया था। उस टाइम द ग्रेटेस्ट किंग थे, चेरा से ग्रेटेस्ट किंग थे सेंगुतिबम, और उन्हें रेड चेरा भी बोला जाता था। अब हम जानेंगे द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द 3 किंगडम्स। 3 किंगडम पांड्या, चोला और द चेरास के टाइम में संगम लिटरेचर हुआ करता था। संगम वॉज ए कॉलेज और असेंबली ऑफ तमिल पोएट्स एक साथ मिलके एक मीटिंग जैसा होता था, उसको संगम लिटरेचर वहाँ पे डिस्कस किया जाता था। इट वॉज अंडर रॉयल पैट्रोनेज, स्पेशली पंड्याज के टाइम पे। संगम एज कॉरेस्पॉन्ड्स टू द पोस्ट मौर्य एंड प्री गुप्ता पीरियड के टाइम में जो भी जैसे चलता था, उनके साथ ये संगम एज ज़्यादा मेल खाता है। द 3 संगमज वर हेल्ड। द फर्स्ट संगम कहाँ पे हुआ था? ये मदुराई में हुआ था। बट इट्स वर्क वॉज नॉट सर्वाइव। यहाँ पे इतना अच्छा काम नहीं हुआ था। इसके चेयरमैन के कौन थे? अगस्त्य थे। सेकेंड संगम कहाँ पे हुआ था? इट वॉज हेल्ड इन कपटपुरम, और उनके चेयरमैन थे तोलकापियर। और उनका वो किसके? तोलकापियर एक फेमस ऑथर थे, उनका वो बुक का नाम था तोल्क अपियम। और थर्ड संगम कहाँ पे हुआ था? इट वॉज हेल्ड एट मदुराई, और इसके चेयरमैन थे नकियर। थर्ड संगम ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। वहाँ पे तीनों जितने संगम थे उनके सारे संग्रह इसमें थे, थर्ड संगम में। उस टाइम के कुछ फेमस एपिक बुक्स थे, जैसे अडिगल ने लिखा था सिलप्पादिकरम, और सतनार ने लिखा था मणिमेकलाई। ये फेमस एपिक्स थे। अदर बुक्स थे जैसे तोल्कापियर ने लिखा था तोल्काप्पियम, और तिरुटकेद्वर ने लिखा था जीविका चिंतामणि एंड तिरुकुल और कुरल। ये तिरुकुल और कुरल ये किसने लिखा था? भाई तिरुवल्लुवर ने। ये कुरल इस कॉल्ड द यूनिवर्सल वेद और द बाइबल ऑफ तमिलनाडु। ये तिरुकुरल और कुरल भी बोलते थे इसको। दिस इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ तमिलनाडु, और यूनिवर्सल वेद भी कहा था। ये फेमस है। किसने लिखा था इसे? तिरुवल्लुवर ने।
द चीफ लोकल गॉड जब मुरुगम को मानते थे, और बाद लाटर उनको मुरुगम को उन्होंने सुब्रमण्यम नाम दिया था, तो दैट टाइम ये उनके फेमस गॉड थे। हाँ, फिर परियार्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो कि एनिमल के स्कीम के ऊपर काम करते थे, उनको परियार माना जाता था। सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स हेल्ड बाई वेलालज और जो भी रिच पीजेंट्स थे वो सिविल एंड मिलिट्री ऑफिस में रहते थे, काम करते थे। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विथ हेरिडिटरी रूलर्स, द किंग्स असेंबली के मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, वहाँ पे मोनार्की चलता था। और द किंग्स असेंबली वाज कॉल्ड मनरम, किंग्स मन की जो असेंबली होते थे उसे मनरम बोलते थे। इट ऑल्सो एक्टेड एज द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, मनरम को हाइएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड माना जाता था। देयर यूज्ड टू बी 5 काउंसिल्स टू असिस्ट द किंग, 5 काउंसिल्स रहते थे किंग को हेल्प करने के लिए। एंड द लैंड रेवेन्यू कितना लेते थे, 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन के 1/6 लैंड रेवेन्यू के हिसाब से दिया जाता था। उस टाइम पे तो जो रूलिंग क्लास था उनको अरासर बोलते थे। वहाँ उस टाइम पे संगम एज में भी अनटचेबिलिटी एंड स्लेवरी प्रेजेंट था। द कैप्टन्स अनटचेबिलिटी एंड स्लेवरी बहुत ही प्रैक्टिस करते थे उस टाइम पे। कैप्टन्स ऑफ द आर्मी उनको एनआरडी बोला जाता था। द मोस्ट रिकरिंग कॉज ऑफ वारफेयर, जो वार का कॉज था वो कैटल लिफ्टिंग, कि कोई किसी के कैटल लिफ्ट के ले जाते थे। द रिफ्यूजल टू गिव प्रिंसेस, जैसे दो किंगडम के बीच में अगर लड़ाई हुआ तो जो भी हारी वाले किंगडम है, जो हारने वाले राजा होगा वो अपने प्रिंसेस को देना पड़ता था वो जीतने वाले किंग को मैरिज के लिए। ये भी उनके बीच में एक वार का कॉज था। द फंडामेंटल कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या था, डिजायर टू कंट्रोल द फर्टाइल डेल्टा ऑफ कावेरी रिवर, जो भी किंग आता था वो कंट्रोल करना चाहते थे कावेरी रिवर के साइड में जितने भी फर्टाइल एरिया है, डेल्टा है, उनको कैप्चर करना चाहते थे। ये एक उनका मेजर कॉन्फ्लिक्ट का कॉज था। फिर एक्सटर्नल ट्रेड वाज कैरिड आउट ऑन बिटवीन साउथ इंडिया एंड इजिप्ट एंड अरब के बीच में होता था। द साउथ इंडिया एंड हेलेनिस्टिक किंगडम, उस टाइम में संगम एज के टाइम में वहाँ पे जो इजिप्ट के जो किंगडम था उसे हेलेनिस्टिक किंगडम बोलते थे। और द मलय अर्कीपेलागो, उस टाइम अरब के साथ भी था उनका ट्रेड, एंड एज वेल एज द मलय अर्कीपेलागो। एंड वो ये सब किस में पाया जाता था, एक ग्रीक बुक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, एक बुक है। इट गिव्स द मोस्ट वैल्यूएबल A landmark in the development of communication was the discovery of monsoon winds by the Greek sailor हिप्पालस ने। ये जो कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट ये सब के बारे में बोला था उन्होंने इन 46 और 47 CE। दिस लेड द इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। फिर लार्ज वेसल्स वहाँ पे जो यूज करते थे ऑफ सिंगल लॉक्स उसे संगारा बोलते थे, एंड वेरी लार्ज वॉल्सेस को कोलंडिया बोलते थे। द पेरीप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी, एक बुक है जो ग्रीक का, उन्होंने इसे किसने लिखा था, एक ग्रीक नेविगेटर ने लिखा था। इट गिव्स द डिटेल अबाउट इंडिया और रोम के बीच में जो भी ट्रेडिंग होता था, जो ट्रेड चलता था वहाँ पे उस टाइम के, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है। क्या क्या एक्सपोर्ट होता था उस टाइम पे, पेपर, पॉल्स, आइवरी, सिल्क, मेलाबतुरम, एक मतलब एक इलायची, एक सिनामन के टाइप का एक लीफ है जो कि बहुत एरोमेटिक प्लांट लीफ है। डायमंड का भी ट्रेड होता था, सैफरन, प्रेशियस स्टोन एंड टॉर्टोइज सेल का भी ट्रेड होता था। उस टाइम पे एक उरयूर और अरगर एक प्लेस था जहाँ पे दे आर सेंट ऑल द पॉल्स गैदर्ड ऑन द कोस्ट, वहाँ पे भेजते थे, एंड फ्रॉम हुइच दे आर एक्सपोर्टेड मुस्लिन एक फैब्रिक था कॉल्ड आग्रारिटिक, उसे भेजते थे वहाँ पे। सिल्क विच वॉज सप्लाइड बाय द इंडियन मर्चेंट, रोम को जो भी सिल्क यहाँ से भेजते थे, इट वॉज कंसिडर्ड सो इम्पोर्टेंट दैट रोमन किंग ने उसे वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, इसे गोल्ड के साथ कंपेयर किया था। हमारे इंडिया से जो भी सिल्क वहाँ पे भेजते थे। द रोमन नीड फॉर स्पाइसेस कुड नॉट बी मेड एंटायरली बाय द लोकल सप्लाई, से उनका जो भी नीड था वो फुलफिल नहीं होता था। दिस ब्रॉट इंडियन ट्रेडर्स इनटू कॉन्टैक्ट विथ साउथ ईस्ट एशिया। In return for her exports, India imported from the Roman Empire such as commodities as topaz, tin, cloth,
क्रूड ग्लास, कॉपर, टिन, लेड रिटर्न फॉर एक्सपोर्ट। इंडिया ये सब इंपोर्ट करता था वो रोम से। द रोमन्स ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू इंडिया इन रोमन इंडिया को एक्सपोर्ट करते थे वाइन एम्फोरे एंड रेड ग्लेज्ड आरेंटाइन वेयर व्हिच हैव बीन फाउंड एट ओरिकामेडू नियर पंडिचेरी। दे ऑल्सो सेंड टू इंडिया ए लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड और सिल्वर कॉइन भी उस टाइम इंडिया इंपोर्ट करता था रोम से। अगस्त्य ऋषि इज वो वैदिक सेज थे हु एलोंग विथ हिज वाइफ, उनके वाइफ का था ना लोपामुद्रा, आर द सेलिब्रेटेड द ऑथर ऑफ मेनी हाइम्स ऑफ ऋग्वेद के मेनी हाइम्स उन्होंने लिखी थी और अदर वैदिक लिटरेचर भी लिखा था। अगस्त्य इज कंसिडर्ड बाय मेनी ऑफ द मेनी टू बी द उनको फादर ऑफ तमिल लैंग्वेज बोला जाता था। उन्होंने जो तमिल ग्रामर अगस्त्यम लिखा था उन्होंने। ही इज वन ऑफ द इंडियन सेज फाउंड इन माने जो एंशिएंट स्कल्पचर थे और हिंदू टेम्पल जो भी साउथ ईस्ट एशिया में उनमें भी अगस्त्य ऋषि के बारे में पाया जाता है। सो संगम एज के बारे में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।